नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुकुल में, जिसमें हमारे द्वारा जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री के वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे थे। तो एक लंबे अंतराल के या लंबे गैप के बाद एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। इसके पहले जो मेरे वीडियो हैं जिनमें मैंने बताया था कि इतिहास कैसे एक विषय के रूप में आया, उसके बाद हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल को, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद पढ़ा था हमने ताम्रपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल के बाद पढ़ा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मेरे दो वीडियो आए हैं, जिनमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, या जो उसकी शुरुआती खोज है तो खोज के बारे में, और जो बेसिक फैक्ट या इंपोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो आया था सिंधु घाटी सभ्यता कालीन का ही, जिसमें मैंने जो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं और उन स्थलों से प्राप्त होने वाले साक्ष्य उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी से रिलेटेड मेरा ये अगला वीडियो है, जो मैंने यहाँ आपको एक चार्ट वाइज के रूप में जो भी आपके इंपोर्टेंट तथ्य या फैक्ट हैं उनको एक चार्ट के रूप में यहाँ मैंने सजाया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कोई परेशानी ना हो। अब मैंने दोस्तों पहले इसके जो वीडियो आया था मेरा, तो वीडियो में मैंने उस वीडियो में भी आपको एक चार्ट वाइज के रूप में बताया था या चार्ट के रूप में बताया था। तो इसमें आप देख सकते हैं स्थल उत्खननकर्ता वर्ष या सन। तो इस कॉलम में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो स्थल कौन कौन से हैं, किसके द्वारा उन्हें खोजा गया, खोजने के बाद कौन से सन में उनकी खोज हुई। दूसरा जो हमारा यहाँ कॉलम है या दूसरा बॉक्स है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान क्षेत्र जो खोजे गए स्थल थे वो वर्तमान क्षेत्र आज कहाँ है, कहाँ से स्थल खोजे गए थे, और उससे रिलेटेड प्रमुख नदी कौन से नदी के किनारे वो स्थल खोजे गए थे। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था यहाँ जो है आपका प्राप्त साक्ष्य। तो यहाँ प्राप्त साक्ष्य से आप समझ सकते हैं कि कौन से स्थान से, यहाँ हमने इसके पहले स्थान को समझा, फिर वर्तमान क्षेत्र को समझा, अब हमें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए और मैं अपने टॉपिक पे पॉइंट टू पॉइंट आता हूं। इसमें आप देखें कि इसके पहले जो मेरा वीडियो था, तो उस वीडियो में अपन ने चनहुदड़ो जो आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है उसके वहां तक हमने इंपोर्टेंट फैक्ट को कवर किया था। अब उसके बाद में आगे सीक्वेंस से जो भी प्रमुख स्थान या प्रमुख स्थल या उन स्थलों से प्राप्त होने वाले जो भी साक्ष्य है उन साक्ष्यों के बारे में यहां मैं चर्चा करूंगा। तो यहां देख सकते हैं आप कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन। तो कालीबंगा और कालीबंगन इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि यहां से हमें काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या काले रंग की चूड़ियां हमें प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कालीबंगा। तो कालीबंगा, अब कालीबंगा के जो उत्खनन करता है या जो जिन्होंने इनकी खोज की है तो वो है आपके अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर। तो यहां से दोस्तों हमें याद रखना है कि कालीबंगा को किसने खोजा था, अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर। अब इसकी जो खोज का जो टाइम पीरियड है या जो समय है तो वो आपका 1953 से 1960 तक माना जाता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तो शुरुआती जो प्रयास किया गया, शुरुआत में जो चीजें खोजी गई थी तो वो 1953 में, और फिर वो आपका जो खोज कार्य है वो खोज कार्य चलता रहा, उसमें सफलता मिली हमें 1960 में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका हिसार। तो हिसार आपका ये हरियाणा में स्थित है। हिसार आपका दोस्तों कहाँ है, हरियाणा में स्थित। तो ऐसे अपन देख सकते हैं। तो हिसार की जो खोज की थी वो आपके सूरजभान है। कौन है इसके खोजकर्ता, सूरजभान। तो सूरजभान ने इनकी खोज की थी 1969 में। फिर आपके हैं बनवाली, बनावली। तो बनावली जो आपका एक स्थान है जो हिसार हरियाणा में ही है, इसे भी आप देख सकते हैं कि जो आपका हिसार हरियाणा में।
यहाँ दोस्तों एक मैं यहाँ माफी चाहता हूं। ये आपका राखी गढ़ी है। तो यहां हमें देखना है कि जो राखी गढ़ी है ये भी आपका हरियाणा में है। तो इसकी राखी गढ़ी की खोज सूरजभान ने की थी, 1969 में की थी। ये जो क्षेत्र है इसका वो आपका हिसार हरियाणा है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि यहां नेक्स्ट जो आपका स्थल है तो वो है आपका बनावली। बनावली की खोज 1973 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो RS बेस्ट या रविंद्र सिंह बेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कोटदीजी। तो कोटदीजी में धुरिये एवं फजल अहमद खान, तो धुरिये एवं फजल अहमद खान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जैसा हमने इसको समझा कि 1953 में शुरुआती प्रयास किया गया, शुरुआती साक्ष्य मिले, लेकिन जो खोज कार्य रहा वो निरंतर जारी रहा और सारे जो मुख्य रूप से जो हमें सफलताएं प्राप्त हुई हैं या जो ज्यादा कंटेंट मिले हैं तो वो आपके 1960 में मिले हैं। उसी प्रकार से देख सकते हैं कि 1955, तो 1955 में प्रयास शुरू किया जाता है या खोज कार्य शुरू किया जाता है। 1955 के बाद 1957 तक ये खोज कार्य चलते, जो खोज काम है या खोज कार्य है वो चलता है और वहां से हमें साक्ष्य 1957 तक खोज किए गए देखने को मिलते हैं। अब हमें देखना है, पहले हमने देखा है स्थल उत्खनन करता। तो इस टाइप से मैंने जो आपका एक सीधा जो एक बॉक्स है उस टाइप में हमने इनको याद रखा। अब हम इनको याद रखने की यहाँ जो वर्तमान क्षेत्र है वो प्रमुख नदी, तो पहले इनको ऐसे में पढ़ लेते हैं फिर हम ऐसे में पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ देखना है कि हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ आपका राजस्थान क्षेत्र में है। राजस्थान क्षेत्र के बाद दोस्तों आपको याद रखना है कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। तो हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। फिर हम देखते हैं राखी गढ़ी। यहां से आप याद रख सकते हैं दोनों को, जैसे यहां भी आपका गढ़ है यहां भी गढ़ी है, तो हनुमानगढ़ और फिर राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी को आपको याद रखना है, ये भी आपका हिसार हरियाणा क्षेत्र में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। तो यहाँ हम दोनों को लिंक करके पढ़ सकते हैं कि कालीबंगा है जो, तो कालीबंगा आपका कहाँ है, राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। उसी के साथ हम राखी गढ़ी को याद रखेंगे, तो राखी गढ़ी भी हिसार हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे, तो ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है आपका नेक्स्ट हिसार हरियाणा। तो हिसार हरियाणा में आपका बनावली। अब बनावली कौन सी नदी के किनारे है, तो बनावली जो आपका है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है, या इसके जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो सरस्वती नदी के किनारे हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटदीजी। तो जो आपका कोटदीजी है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि आपका जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का क्षेत्र, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब सिंध से इसको याद करने का जो एक तरीका है हमारा, तो प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का और सिंधु नदी के किनारे। अब दोस्तों हम बात यहाँ करते हैं या बात करेंगे कि यहाँ से जो हमें प्राप्त साक्ष्य हुए हैं उन साक्ष्यों की हम यहाँ से थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। तो यहां से हमें देखना है प्राप्त साक्ष्य। तो प्राप्त साक्ष्य, अब यहां से सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों कि यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मतलब यहां से जो हमें प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण हमें एक खेती के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था या खेतों की जुताई की जाती थी, तो जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। दूसरा हम याद रखते हैं, दूसरा भूकंप। तो यहां से हमें भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य के साथ अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, तो अग्नि हवन कुंड या अग्नि वेदिका
जो अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं कि जो हवन के लिए वेदियां बनाई जाती थी, तो उसी टाइप से यहाँ हमें अग्नि हवन कुंड या वेदियां देखने को मिली है। फिर अलंकृत ईंटें। अब अलंकृत ईंटों का क्या मतलब है दोस्तों? तो अलंकृत ईंटों का मतलब होता है कि चित्रित ईंटें। जो ईंटें थी उन ईंटों पर चित्र बनाए गए थे, तो चित्रित ईंटें। फिर आप जो मैंने आपसे यहाँ बात की थी किसे, जो आपका कालीबंगा नाम दिया गया है, तो यहाँ से काले रंग की जो चूड़ियां हैं, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है कालीबंगा। तो यहाँ से हमें याद रखना है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। फिर हम बात करते हैं यहाँ एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, तो यहाँ से हमें फसल बोने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ से इंपोर्टेंट एक और आपका पॉइंट है कि यहाँ से हमें जो लकड़ी के साक्ष्य दोस्तों, तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका जो नगर नियोजन था वो एक व्यवस्थित था, जो नालियां थी वो पक्की थी, पक्की ईंटों की थी। तो एकमात्र स्थल ऐसा है जहां से हमें लकड़ियों की नाली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की या दूसरे की बात करते हैं, तो राखी गढ़ी। अब आपका ये राखी गढ़ी कहाँ है? ये आपका राखी गढ़ी आपका हिसार हरियाणा में है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो यहां से हमें दो को याद रखना है कि कालीबंगा ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है, राखी गढ़ी ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है। तो यहां से हमें कौन से साक्ष्य या कौन से जो प्रमाण है वो देखने को मिले हैं? तो इसमें हम याद रख सकते हैं कि ताम्र पाषाण उपकरण, मतलब जो तांबे और पाषाण, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि मानव ने जब पत्थर के ऊपर तांबे का जो एक कवर टाइप के है तो उसको लगा के, या हम ऐसा मान सकते हैं कि तांबे और पत्थरों के औजारों का एक साथ मानव ने जो बनाए औजार उनका प्रयोग किया गया, तो उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो यहां से हमें ताम्र उपकरण देखने को मिलते हैं जो तांबे के बने हुए उपकरण थे। अब इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, लेकिन यहां से हमें साक्ष्य कौन से मिले हैं? ताम्र उपकरण। फिर हम देखते हैं तो सिंधु घाटी की लिपि युक्त मुद्रा। तो मुद्रा मतलब जो भी आपके सिक्के वगैरह है या कॉइन्स वगैरह है, तो उन कॉइन्स पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि देखने को हमें मिलती है। तो यहां से हम याद रख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहरें मिली हैं या जो मुद्राएं मिली हैं, उन पे हमें हड़प्पा कालीन लिपि देखने को मिलती है। फिर हम आगे देखते हैं भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। तो यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। क्या इसको याद रखना है दोस्तों? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा स्थल है। फिर हमें देखना है यहाँ के एक नर कंकाल। तो यहां से हमें एक नर कंकाल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब नर कंकाल क्या होता है इसे तो आप जानते होंगे। नर कंकाल माने कि जो पुरुष है, तो पुरुष की जो बॉडी है उस बॉडी के अस्थि पंजर हमें देखने को यहां से मिले हैं। फिर हम आप अगला देखते हैं बनावली। तो बनावली से दोस्तों आपको याद रखना है कि बनावली आपका ये भी हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो यहां से मिट्टी का हल या जो मिट्टी के हल का जो खिलौना है, तो हमें मिट्टी के हल का खिलौना देखने को यहाँ मिलता था। या जो यहाँ जो लोग थे तो उन लोगों ने मिट्टी के हल का खिलौना बनाया, और इससे हमें जो अनुमान लगा सकते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ हल के द्वारा खेती की जाती थी, इसीलिए उनके द्वारा मिट्टी का हल बनाया गया था। फिर हम देखते हैं कि सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान। तो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान या बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। फिर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जौ के दाने, तो जौ आपकी एक फसल है, तो यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य या जौ के दाने देखने को मिलते हैं। फिर हमें धावन पात्र। अब धावन पात्र क्या होता है? मतलब जिसमें धुलाई का काम होता है, तो धुलाई के काम के लिए पात्र यूज किया गया था, तो उसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से मोहरें देखने को भी मिलती हैं बड़ी भारी संख्या में, तो यहाँ से हमें मोहरों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं।
फिर हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो अगला क्षेत्र है आपका जो कोट दीजी। तो कोट दीजी से आपको याद रखना है कोट दीजी किस क्षेत्र में है, तो पाकिस्तान के वर्तमान सिंध प्रांत में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु घाटी नदी के किनारे है, सिंधु घाटी नदी के किनारे। अब इसमें हमें यह देखना है कि यहां से हमें कौन से साक्ष्य और क्या प्राप्त हुआ है। तो यहां से हमने दोस्तों देखा है कि चित्रित मृत भांड। तो यहां से जो मिट्टी के बर्तन है या मृत भांड है, तो उन मृत भांडों पर चित्र बनाए गए थे। तो यहां से हमें चित्रित मृत भांड देखने को मिलते हैं। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि मातृ देवी की मूर्तियां। तो यहां से हमें जो मातृ देवी है, तो मातृ देवी की मूर्तियां देखने को भी यहां से हमें मिलती हैं। अब दूसरा आपको याद रखना है कि मनके कांसे की अंगूठियां, पत्थर के बाणाग्रह। अब मनका क्या होता है, तो मनका का जो मनके होते थे, मनकों का यूज जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो वो लोग इनका यूज आभूषण के रूप में करते थे। अब मनके ये आपके मोहरे टाइप की या सिक्के टाइप के होते थे। अब दूसरा हमें याद रखना है कांसे की अंगूठियों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। फिर हमें याद रखना है दोस्तों यहां से बाणाग्र। तो जो बाणों के साक्ष्य या बाणाग्र है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यहां से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर हमें चूल्हे आदि के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता के साथ यहाँ जो ज्यादा मात्रा में यूज किए गए तो पकी हुई ईंटों या पकी हुई ईंटों से यहाँ जो भवन बनाए जाते थे। लेकिन आपका जो स्थान है एक आपका कोट दीजी। तो कोट दीजी में आपको याद रखना है कि कोट दीजी से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं या कच्ची ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहां से दोस्तों आपको ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो यहां से जो प्रमुख स्थल है, जो चार मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए हैं, इसके पहले के वीडियो में मैंने चार के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए। अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बाद में आगे या पेन डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आगे जो और अन्य स्थल है उन अन्य स्थलों के बारे में क्या प्राप्त हुआ है कौन से स्थल से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे के स्थल के बारे में जानेंगे कि आगे कौन से स्थल से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो रोपड़ को आप याद रख सकते हैं, या जो रोपड़ है, तो रोपड़ को आप याद रख सकते हैं। रोपड़ है जो आपका ये पंजाब में है। रोपड़ जो है आपका पंजाब में, इसकी खोज किसने की थी, तो याददत्त शर्मा ने। कब की थी, 1955 में। फिर याद रखना है आपको रंगपुर। तो रंगपुर ये जो है आपका रंगपुर आपका कठियावाड़ा जो गुजरात का क्षेत्र है, तो रंगपुर आपको कठियावाड़ा गुजरात के क्षेत्र में याद रखना है। तो अब इसकी रंगपुर की खोज किसने की थी, तो एस.आर. राव ने 1954 में रंगपुर की खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। फिर हम दोस्तों आगे देखते हैं आलमगीर। तो आलमगीरपुर आपका ये यूपी में है। तो इसको आप याद रखेंगे, याददत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की। फिर हम आगे याद रख सकते हैं सुतकांगडोर। तो सुतकांगडोर ये जो आपका बलूचिस्तान क्षेत्र है, बलूचिस्तान प्रांत में है। अब इसकी जो प्रारंभिक खोज के संबंध में जो हमें साक्ष्य मिले हैं कि शुरुआत में इसकी जो खोज की गई थी तो 1927 और लास्ट तक ये सारे यहाँ से जो हमें विस्तृत मात्रा में या बहुत ज्यादा जो स्थल मिले हैं, तो वो 1962 तक इसको खोजा गया है इस क्षेत्र को। अब इसमें हमें याद रखना है कि ओरेज स्टाइन। तो इसमें हमें दोस्तों याद रखना है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, ओरेज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। इसमें आपके जो दो हैं ये आपको जो ब्रिटिश या अंग्रेजी
जॉर्ज डेल्स। तो अब हमें यहां देखना है कि रोपड़ कौन सी जगह में है, आपका रूपनगर पंजाब में स्थल है, किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। फिर आपका कठियावाड़ा, तो कठियावाड़ा गुजरात में, ये आपका भादरा या मादर नदी के किनारे है। फिर आपका जो आलमगीर है ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। फिर आपका बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान आपका जो वर्तमान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्षेत्र में कौन सी नदी के किनारे है, तो दाश्त नदी के किनारे। अब देखना है हमें यहां से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं। तो हम देखेंगे कि आपका रोपड़ के जो खोजकर्ता हैं वो यज्ञदत्त शर्मा है। इसकी जो खोज की गई थी 1955 में की गई थी। अब यहां से तांबे की कुल्हाड़ी, तो क्या दोस्तों, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, सेल खड़ी की मोहरें आदि। अब इसको हम समझेंगे कि तांबे की कुल्हाड़ी, तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले यूज होने वाली या प्रयोग की जाने वाली धातु है तो कौन सी थी, तांबा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर कांस्ययुगीन वस्तुएं हमें देखने को मिली हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि तांबे, लेकिन कांस्ययुगीन वस्तु जो आपके औजार हैं या कांस्ययुगीन ज्यादा हमें मूर्तियां वगैरह देखने को मिलती हैं कांसे की बनी, लेकिन तांबे की कुल्हाड़ी के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ, अब जब मैंने आपको पाषाण काल पढ़ाया था तो पाषाण काल में बताया था कि मानव के साथ जो कुत्ते दफनाने के साक्ष्य है वो आपके यहाँ से दक्षिण भारत से हमें जम्मू कश्मीर से देखने को मिलते हैं। अब इसकी क्या विशेषता रही होगी, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि मानव का प्रिय पशु कुत्ता रहा होगा। तो इसीलिए जब मानव का अंतिम संस्कार किया जाता था तो उसके साथ उसकी जो प्रिय वस्तु थी या जो प्रिय वस्तु होती थी तो उसको भी साथ में दफनाया जाता था। फिर आगे हम दोस्तों बात करते हैं रंगपुर। तो रंगपुर ये आपका कौन सा है क्षेत्र, आपका कठियावाड़ा गुजरात। आर.एस. शर्मा ने इसकी खोज की 1954 में। तो रंगपुर से आपको याद रखना है गुजरात, कौन सी नदी के किनारे, भादर या मादर नदी के किनारे। तो यहां से ज्वार बाजरा धान की भूसी, तो यहां से जौ बाजरा धान की भूसी और गेहूं की खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों, बाजरा, जौ, धान की भूसी, गेहूं की खेती के साक्ष्य और कच्ची ईंटों के दुर्ग। तो यहां से हमें कच्ची ईंटों के जो भवन है, कच्ची ईंटों के भवन या दुर्ग या किले हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा है इसके जो अन्य नगर थे इस सभ्यता में वो सारे आपकी पक्की ईंटों से निर्मित थे और पक्की ईंटों के साथ साथ आपके वो 2 मंजिला भवन थे। केवल आपका लोथल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां के जो भवन है वो 3 खंडों में हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमगीर। तो आलमगीरपुर आपका ये यूपी में है। अब यहाँ से ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है या ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। तो यहाँ से आपको एक ही बात याद रखनी है, आलमगीरपुर किस क्षेत्र में है, तो यूपी में है। कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब यहां से हमें याद रखना है कि मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी। तो यहां से दोस्तों हमें क्या देखने को मिले हैं कि जो मिट्टी के बर्तन थे तो उन मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती थी वो रंगीन या कलरफुल चित्रकारी उन बर्तनों पे की जाती थी जिन्हें हम बोल सकते हैं कि मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आपका सूतकांग डोर। अब सूतकांग डोर में आपको क्या याद रखना है, सूतकांग डोर में हमें याद रखना है कि यहां से हमें कौन से इंपोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं या कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो उसको हम याद रख सकते हैं कि तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य, मतलब जो 3 संस्कृतियां हैं जैसे आपका पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा कालीन सभ्यता, तो तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। फिर बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। अब यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ व्यापार करते थे और विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। जैसे हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं तो लोथल में जो क्या हमें देखने को मिलता है, गोदीवाड़ा या पत्तन। तो यहां से समुद्र के द्वारा व्यापार किया जाता था लोथल से।
उसी प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं कि यहां से हमें बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। फिर हम आगे देख सकते हैं मानव अस्थि व राख से भरा कलश। तो जो मानव की अस्थियां हैं, जैसे हमने बताया था कि आपको आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान, इसके पहले हम पढ़ रहे थे, जो पहले हमने पाषाण काल में पढ़ा है। तो कौन से साक्ष्य मिले थे पाषाण काल में? आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। आंशिक मतलब अंश मतलब उसकी अस्थियां वगैरह मानव की, पूर्ण समाधान का मतलब अस्थियों के साथ साथ जो राख है, राख भी उसमें रखी जाती थी। तो यहां से हमें मानव की जो अस्थि है, तो अस्थि व राख से भरा कलश या राख से भरे कलश के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। अब इसके बाद जो बचे हुए आपके स्थल और प्रमुख स्थान में से प्राप्त साक्ष्य, तो ऑल ओवर में सारे जो आपके पॉइंट हैं वो कवर करा चुका हूं, तो इनको भी अपन देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। इसके बाद मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मांदा या मादा, तो जब हमने वो मैप बनाया था या जब हमने भारत का जो नक्शा बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे हमने बोला था जो उत्तर बिंदु है तो वो आपका कहाँ? मादा। अब मादा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो मादा है, मादा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। जगपति जोशी के द्वारा कब की गई थी? 1982 में की गई थी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सुतका कोह। अब सुतकांगडोर इसके पहले हमने पढ़ा है जो बलूचिस्तान में था। अब ये है सुतका कोह। तो सुतका कोह की खोज किसने की थी? जॉर्ज डेल्स ने। कब की थी? 1962 में। फिर है आपका सुरकोटदा। अब सुरकोटदा, तो सुरकोटदा की खोज भी जगपति जोशी ने की थी। तो यहां हम देखेंगे मादा की खोज जगपति जोशी ने और सुरकोटदा की खोज भी जगपति जोशी ने की थी, 1964 में की थी। फिर आपको यहाँ धौलावीरा को याद रखना है। प्रारंभिक खोज इसके बारे में प्रारंभ की गई थी 1960 में और इसका जो उत्खनन कार्य चला वो 1990 तक चला। तो इसके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर आर.एस. बेस्ट। तो इसमें रखेंगे हम याद डॉक्टर आर.एस. बेस्ट को। यहाँ भी हमने इसको लिख दिया कि 1960 में प्रारंभ होता है, 1990 तक इसका खुदाई का कार्य चलता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र प्रमुख नदी के अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्षेत्र कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है? तो मादा जम्मू कश्मीर आपका चिनाब नदी के किनारे है। सुतका गोह आपका पेरेल बलूचिस्तान में। तो पेरेल बलूचिस्तान सादी कौर नदी है, आपको इसको याद रखना है। फिर आपका सुरकोटदा, तो सुरकोटदा आपका गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। फिर आपको याद रखना है दोस्तों धौलावीरा। तो धौलावीरा को आपको याद रखना है कि इसका जो उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1960 में प्रारंभ हुआ था और कब तक चलता है? तो 1990 तक इसका उत्खनन कार्य चलता है। अगला हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे याद रखेंगे कि इसके जो खोज करता है तो वो डॉक्टर आर.एस. बेस्ट है। आर.एस. बेस्ट को इसका खोजकर्ता माना जाता। अब हम बात कर लेते हैं प्राप्त साक्ष्य की। तो जम्मू कश्मीर के मादा से हमें क्या मिले हैं? तो यहाँ से हमें चार्ट ब्लेड मिले हैं। चार्ट ब्लेड के बाद हड्डियों से निर्मित बाड़ाग्रह, तो यहाँ हड्डियों से निर्मित बाड़ाग्रह भी देखने को हमें मिले हैं। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यहाँ मोहरों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से दोस्तों हमें मोहरों के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब हम दूसरे स्थल की बात करते हैं सुतका कोह। तो सुतका कोह आपका पेरेल बलूचिस्तान में। तो यहाँ से आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल 2 टीले व मृत भांडों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 टीले व मृत भांडों के साक्ष्य सुतका कोह से मिले हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सोरकोटदा। तो सोरकोटदा आपका गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। यहां से हमें क्या देखने को मिला है? तो यहां से आपको याद रखना है कि कलश समाधान। तो कलश समाधान से आप याद रख सकते हैं, जैसे अभी भी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि जो प्रथाएं प्रचलित हैं, तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के उपरांत जो उसकी अस्थियां वगैरह हैं, उन अस्थियों को एक कलश में रखा जाता है। तो उसी प्रकार यहां से हमें कलश समाधान भी देखने को मिले हैं कि जब मानव का अंतिम संस्कार किया जाता था, अंतिम संस्कार के बाद उसकी जो अस्थि वगैरह रहती थी, तो अस्थि और जो भस्म रहती थी, तो वो एक कलश के रूप में नीचे फर्श में रख दी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां से हमें घोड़े की हड्डी, क्या दोस्तों याद रखना है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। तराजू का आपका पलड़ा यहां से हमें देखने को मिला है। फिर चिनाई वाली भवनों, मतलब चिनाई वाले भवन या जो चीनी मिट्टी से बने हुए भवन, जिनमें मिट्टी का यूज किया गया है, पक्की ईंटों के साथ चीनी मिट्टी का यूज किया गया है। तो चिनाई वाले भवन यहाँ हमें चिनाई वाले भवनों के यहाँ साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा शहर था जहां कुछ हमें अलग चीजें देखने को मिली हैं। अब यहां से याद रखने वाली कौन सी वो चीजें हैं? तो यहां से आपको याद रखना है कि धौला जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय नियोजन था, तो सारे नगर दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वीय और एक उत्तरी। तो एक जो था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक में जो निवास स्थान रहते थे या जो उच्च निवास स्थान वाला क्षेत्र था, वहां धनी वर्ग रहते थे, और जो शिल्पकार मजदूर वगैरह रहते थे वो निम्न स्तर वाले क्षेत्र में रहते थे। लेकिन धौलावीरा आपका एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ जो नगर नियोजन या जो नगर नियोजन में जो हमें मकान देखने को मिले हैं, तो नगर नियोजन में वो हमें 3 भागों में बटे हुए देखने को मिले हैं। हमें क्या याद रखना है कि धौलावीरा को छोड़कर अन्य कोई जगह है या अन्य कोई स्थल है, वहां जो नगर थे 2 भागों में बटे हुए थे, और यहाँ जो नगर की व्यवस्थाएं हैं वो 3 भागों में बटी हुई थी। उसके बाद यहां से याद रखना है कि लकड़ी की नालियां क्या मिली हैं दोस्तों हमें देखने को? लकड़ी की नालियों के यहाँ से हमें प्रमुख साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो इसके बाद हम यहां से इसको फिर से एक बार रिवाइज या रिकॉल करते हैं। तो मादा जम्मू कश्मीर, वर्तमान जम्मू में चिनाब नदी के किनारे। यहां से क्या मिला है? तो जाट ब्लेड, हड्डियों से निर्मित बाड़ागृह, मोहरों के साक्ष्य। उसके बाद हम दोस्तों याद रखते हैं आपका सुतका कोह। तो सुतका कोह की खोज जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। अब ये पेरिन बलूचिस्तान क्षेत्र है। कौन सी नदी है आपकी? सादी कौर नदी है। तो यहां से क्या मिला है हमें देखने को मिले? क्या मिला है? तो यहां से 2 टीले व मृत भांडों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं सुरकोटदा। तो सुरकोटदा की खोज भी जगपति जोशी ने, यहाँ मादा की खोज जगपति जोशी ने और सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की। कहां है ये आपका? तो गुजरात के वर्तमान कच्छ क्षेत्र में है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। तो यहां से जो इंपोर्टेंट हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो कलश समाधान मिले हैं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद तराजू का पल्ला मिला है, और जो चिनाई वाली मिट्टी है, तो चिनाई वाली मिट्टी के भवन देखने को मिले हैं। उसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट स्थल है, जो इंपोर्टेंट स्थल में से आता है, तो धौलावीरा। धौलावीरा की जो खोज प्रारंभ हुई थी 1960 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद 1990 तक इसका उत्खनन कार्य चलता है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो RS बेस्ट है। उसके बाद यहां से क्या मिला है, इसको भी हमें याद रखना है। तो जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, और केवल धौलावीरा को छोड़कर बाकी जो नगर हैं वो कितने भागों में बटे थे? वो 2 भागों में बटे थे। मात्र आपका धौलावीरा ही एक ऐसा नगर है जहां के जो भवन थे वो 3 भागों में या 3 वर्गों में बटे हुए थे। फिर यहां से हमें लकड़ियों की नाली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का मेरा जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा, और मेरा पूरा प्रयास यही रहा है
कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं या जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं उनके प्रति आपकी अच्छे से समझ बने, उन्हें आप अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी आते हैं ताकि उन्हें भी आप सॉल्व कर सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम अन्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और जो हमारा अंतिम वीडियो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। धन्यवाद, जय हिंद।